जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए, आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। जिंदगी जिंदगी। कभी कभी आपने महसूस किया है, सब कुछ ठीक होते हुए भी मन कहीं न कहीं उलझा हुआ सा लगता है। कभी बिना वजह बेचैनी, कभी रिश्तों में अनकही दूरियां, तो कभी खुद से ही एक अजीब सा सवाल, क्या सच में मैं खुश हूं? नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मन की, उन भावनाओं की जो हम अक्सर कह नहीं पाते। आज की हमारी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ मन को समझती हैं बल्कि उसे संभालना भी सिखाती हैं। एक जानी मानी शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक और प्रेरणादायक वक्ता डॉक्टर हिमांगी राठौर हुजा। आज हम उनसे जानेंगे बचपन के छोटे छोटे अनुभव जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं, पीयर प्रेशर से लेकर रिश्तों की उलझनों तक, और उस दौर के बारे में भी जिसे हम अक्सर कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बातचीत की। हर सवाल का जवाब बाहर नहीं, कभी कभी हमारे भीतर भी छुपा होता है। तो डॉक्टर हुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी आपके लिसनर्स को मेरा प्रणाम, सादर नमन जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हुजा, मैं थोड़ा सा आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ आप अपने बारे में बताइए। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके फॉर्मेटिव ईयर्स कैसे थे, कुछ इसके बारे में हमें थोड़ा सा शेयर कीजिए प्लीज। जी सर, मैं जयपुर में ही पली बड़ी हूँ और जयपुर का एक जाना पहचाना स्कूल है, एसएमएस स्कूल। वहाँ से मैंने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी। और स्कूल में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फॉर्मेटिव ईयर्स में ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई के लिए ही ज़्यादा फोर्स करा जाता था। एक बैलेंस्ड अप्रोच थी, तो मैं स्पोर्ट्स भी काफ़ी खेलती थी। और उसके बाद मैंने महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन करा और मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजिंग डिग्री के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई थी। ओके 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 ओके। चलिए, तो हाँ, स्कूल तो आपका बिल्कुल जाना पहचाना है और बहुत ही रेपुटेड स्कूल है यहाँ का, जयपुर का। तो आपकी शुरुआत वहाँ से हुई। अब थोड़ा सा इधर रुख करते हैं आपके सब्जेक्ट की तरफ। आजकल मेंटल हेल्थ शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। कुछ थोड़ा सा हमें ये बताइए एज ए लेमैन कि सरल शब्दों में इसका मतलब क्या है। फिजिकल हेल्थ तो लोगों की समझ में आता है, लेकिन मेंटल हेल्थ को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे, किस तरह से बताना चाहेंगे एक आम लिस्नर के लिए? जी, मेंटल हेल्थ में 2 तरीके से समझाना चाहूँगी। अभी आजकल जो अपन न्यूज़ में सब सुनते रहते हैं और अधिकतर लोग जो बात करते हैं, वो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कि किस तरीके से बिहेवियर जिसको कहते हैं नॉर्मल नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भई जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, उसको भी सही पहचानना, खुद अपने लिए भी और आपके आस-पास जो लोग हैं उनके वो भी कैसा उनका बिहेवियर है जो नॉर्मल नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है। सो मेंटल हेल्थ को आप ऐसे मानिए कि मैं खुद अपने बारे में क्या सोचती हूँ, समझती हूँ और अपने आप को किस तरीके से देखती हूँ। मैं क्या मानती हूँ कि मेरे आस-पास जो लोग हैं, वो मुझे कैसे देखते हैं, ये भी एक मेंटल हेल्थ का पार्ट है। मैं अपने आस-पास के लोगों को देखती हूँ कि कौन मेरे को सपोर्ट कर रहा है या कौन मेरे को समझ रहा है, ये भी मेंटल हेल्थ का पार्ट है। और आगे जाने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी मैं क्या रास्ते समझ पा रही हूँ, ढूँढ पा रही हूँ और देख पा रही हूँ, ये भी एक मेंटल हेल्थ का ही पार्ट है। लोग
अधिकतर जो चीज़ समझने में या इसको गलत समझ लेते हैं कि हम हर छोटी-सी परेशानी को मानते हैं कि बहुत बड़ी है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की परेशानी कम है या बड़ी है, पर हम बहुत बार बहुत छोटी-सी बात पे ही परेशान हो जाते हैं। और आपने सुना होगा आजकल बच्चे स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, कहते हैं कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, या डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसे वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे। जब कोविड के बाद आप देखेंगे कि इनका यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो हम ये ना समझें मेंटल हेल्थ खराब होना कोई बुरी बात नहीं है, और मेंटल हेल्थ खराब होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बीमार हूँ। बस एक जिसको कहते हैं बैलेंस बनाने की कोशिश, जो हम लाइफ में हर परिस्थिति में या हर अपनी रिलेशनशिप में और अपनी समझ में बनाने की कोशिश करते हैं, मेंटल हेल्थ भी उसी का ही पार्ट है। तो हम ये ना सोचें कि कहीं कुछ एक गलत हो गया तो हम पटरी से उतर गए और अब सब खराब होएगा। जी। अच्छा, तब तो ये तो बड़ी डीप सब्जेक्ट में चले गए हम लोग। तो अगर थोड़ा बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो उसको एक मेंटल हेल्थ में कोई कमी तो नहीं मान सकते हम। कभी कभी तो किसी का भी एबनॉर्मल बिहेवियर कभी भी हो सकता है, तो उसको तो हम मेंटल हेल्थ से रिलेट नहीं करते। सर ऐसे मानते हैं, जैसे मैं आपको कोई छोटा बच्चा है, उसको कुछ चाहिए। मान लीजिए उसने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है, पर जो माँ-बाप हैं वो कहते हैं कि भई अभी इतनी नहीं खानी या गला खराब हो जाएगा। अब आपने मना करा कि नहीं, आइसक्रीम नहीं मिलेगी। वो बच्चा रोएगा, ज़िद भी करेगा। अब अगर हम उसको ये माने कि ये बिल्कुल ही गलत बिहेवियर है, पर वो बिहेवियर हर बार हो रहा है या बहुत बार हो रहा है या एक ही बार हो रहा है, इसका फ़र्क हम जो साइकोलॉजी ज्ञान में जब हम कहते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, अगर कोई एक ऐसा बिहेवियर बार-बार दिख रहा है और जिसको कहते हैं कि मतलब उससे उस जने के इर्द-गिर्द और उसके खुद के बैलेंस में कहीं अपन मानते हैं कि गड़बड़ हो रही है और वो समझ नहीं पा रहा है और उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आई गेट इट पॉइंट। बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। अगर कोई चीज वंस इन ए वाइल बात हो गई तो ठीक है, लेकिन रिपीटेटिव अगर है, वही बिहेवियर परसिस्ट करता है, तो फिर उसको उस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। तो क्या हर शख्स को कभी ना कभी कोई मानसिक तनाव होता है? कभी ऐसा लगता है कि हर को किसी न किसी रूप में कभी कभी मानसिक तनाव होता है, टेंशन होता है? सर स्ट्रेस, और वैसे मैं आपको बताऊंगी मानसिक तनाव या स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, उसको आप मानिए कुछ ऐसा लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है जो आपको हमेशा कुछ अच्छा और बेहतर करने के लिए पुश करता है। तो हम ये कहें कि स्ट्रेस खराब है तो ये गलत मानना होगा, क्योंकि क्या चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेशर देगी या हमें जिसको कहते हैं मोटिवेट करेगी। पर जहाँ पे स्ट्रेस ऐसा है कि मेरे को नींद नहीं आ रही अपने काम के बारे में सोच के, या जैसे बच्चों को एग्जाम के बारे में सोच के, मान लीजिए अगर कोई वर्किंग है, उन्होंने लोन ले रखा है, मेरा लोन की किश्त आ रही है, मैं पे नहीं कर पाऊँ, तो ये भी एक स्ट्रेस है, क्योंकि हम अपनी सीमाओं के थोड़ा सा पार जा चुके हैं। तो वहाँ पे वो जो स्ट्रेस है वो आपको धीरे-धीरे परेशान करता है और वहीं से आपको कई सारी डिफिकल्टीज आना शुरू होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत बात करते हैं, मुझे ये दर्द है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, लेकिन जो अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कोशिश करते हैं कि हम या तो नज़रअंदाज करते हैं या दुनिया से छुपाते हैं। तो ये प्रवृत्ति या ये टेंडेंसी क्यों ज्यादातर लोगों में होती है? अपनी मेंटल उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, जबकि अपनी बीमारियों को बहुत आजकल चर्चाएं आम सी करते रहते हैं।
ये नहीं लगता? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। पर ये इसमें मैम हमने जो देखा है कि आप अगर जो बच्चे होते हैं, जब स्कूल में होते हैं, मान लीजिए 7वीं 8वीं कक्षा तक जब बच्चे होते हैं, तो आप हाँ। देखेंगे उनमें एक बहुत क्लियर होता है, उनको वो नहीं सोचते कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। तो वो जो उनके मन में आता है, अगर उन्हें बुरा लग रहा है, किसी पे गुस्सा भी आ रहा होता है, तो वो काफ़ी खुले दिल से बोल पाते हैं। पर जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमें समझ में आता है कि क्या जिसको कहते हैं सोशली एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। और ओके। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, हम्म, और अगर मैं मान लीजिए ऐसे देखूँ कि मेरे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, या किसी को मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं पता होना चाहिए कि उन्हें लगे कि मैं फिट नहीं हूँ, तो हम्म। वहीं पर ही मैं ये बात छुपाने की कोशिश करूँगी। और सोसाइटी में अधिकतर ये देखा गया है, ये कहना कि ये माना जाता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे स्ट्रेस है, या मैं अपनी किसी परिस्थिति से नहीं डील कर पा रही हूँ, तो वो हम्म। एक कमज़ोरी मानी जाती है। तो उस चक्कर में ही लोग कई बार चाहते हुए भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते। नहीं, बिल्कुल सही बात है और ये पॉइंट भी आपका बहुत वैलिड है कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन हमारे में हम लोग उस अवस्था में होते हैं, तो हम बिल्कुल बिंदास होते हैं, कभी कोई ऐसा छुपाते नहीं हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे-वैसे हम लोग बिल्कुल सोशली एक्सेप्टेबल बनने की कोशिश करते हैं, जी। कोई बात पे जाए। तो ये बचपन और बड़े होने के बीच की जो प्रवृत्ति है, ये जो उलझन होती है, इसी बात पे रुक के हम अपने बचपन के नाम में एक अच्छा-सा गाना सुन लेते हैं मांगी जी, और जी, फिर बिल्कुल। आगे बातचीत को जारी रखते हैं। ठीक है। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? हम्म? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो माँ, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूं। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था।
लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पात पात, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? ला 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. तो वेलकम बैक हिमांगी जी। अब मैं थोड़ा सा एक दूसरी तरफ रुख करते हैं हम आज अपनी बातचीत का। बचपन के अनुभव जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, खासकर लड़कियों के लिए उनकी सोच और आत्मविश्वास को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास हो जाते हैं, कई ऐसी बच्चियों के साथ दिक्कत आ जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये एक अपन इसको ऐसे देखें कि ये एक अपनी सोशल लाइफ का एक चैलेंज है, क्योंकि कई बार हम लोगों को जैसे बड़ा करा जाता है। मैं अपने उस एग्जाम्पल से नहीं कह रही, पर जो देखा गया है, आपको हर एक लाइफ में एक रोल दिया जाता है। तो जो रोल आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए हर बच्चे से पूछा जाता है बड़े होकर आप क्या बनोगे, तो एक रोल मॉडल होता है और हर बच्चा उसी तरीके से बढ़ता है, देखता है। तो अगर आप करियर भी है किसी का, या वो क्या बनना चाहते हैं, या वो किस तरीके से बिहेव करना चाहता है बच्चा, वो हमेशा उस रोल मॉडल को देख के बड़ा होता है। अब अगर हमारे आसपास जो रोल मॉडल हमें दिख रहे हैं, तो मान लीजिए जो रोल मॉडल जैसा उनके साथ बिहेवियर हो रहा है, वो ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बिहेवियर ही होगा अगर मैं भी इसी रोल में हूँ। तो जो हम आसपास देखते हैं, बहुत बार ये कहा जाता है कि भाई लड़कियों को कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको उल्टा बोलना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जो एक अब परिवर्तन आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन में भी आया है और घर परिवार में सब जगह आया है परिवर्तन। पर अभी तक जो रहा है वो ये है कि एक जैसे कहते हैं कि अगर आप लड़की हो तो आपको किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। और वो कई बार क्योंकि आपके बढ़ते उम्र में आप सीखते हो, तो वो आपको बांध देता है, बाध्य कर देता है कि मेरे को अपने आप को इसी रूप में या इसी परिचय में देखना है। और ये कई बार लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है
ट्रॉमेटिक इवेंट्स बहुत होते हैं जहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि भई अगर हम बोलेंगे तो कहीं न कहीं हमारे घर परिवार में कोई बोलेगा कि भई आप, ये नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से कुछ खराब हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब बड़े हो जाते हैं, समझते भी हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ओवरकम भी करते हैं, जिसको हम साइकोलॉजी में एक टर्म है रेज़िलियंस का, बहुत यूज़ होता है। तो रेज़िलियंस यही है कि मेरे ट्रॉमेटिक इवेंट भी हुआ, जहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत हुआ, पर मेरे में इतनी क्षमता थी, मेरे अंदर अपनी जो शक्ति थी और मेरे आस-पास के लोग थे, उन्होंने मुझे ऐसी क्षमता दी कि मैं उससे उभर के और भी अच्छा कर पाऊँ। तो मैं उसमें दबी नहीं रही, कहीं न कहीं मैंने अपने आप को उठा के और एक अपनी अलग पहचान उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बियॉन्ड बनाई। तो ऐसी भी बहुत स्टोरीज़ हैं जो आपने, मैंने, सबने सुनी होंगी और जो हमें प्रेरणा भी देती हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि एक हम चाहते हैं कि लड़कियां हमारी एक ख़ास फ्रेमवर्क में ही बड़ी हों, वैसी ही बने, क्योंकि वो अपनी से बड़ी जो बड़ी बहन है, माँ है, चाची है, मामी है, उन्हीं को देख के बड़ी होती हैं, तो उन्हीं का एक तरह से रोल मॉडल उनको मानती हैं और वैसे ही बड़ा होने की। लेकिन बीच में कभी-कभी ऐसे ख़राब एक्सपीरियंस उनके साथ हो जाते हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत है। ये बड़ा एक सोशली डिबेटेबल पॉइंट है कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से हमारी सोशल फैब्रिक में, इनफैक्ट हमारी सोशल फैब्रिक में क्या वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम्स हैं कि लड़कियों के साथ बचपन में बहुत ज़्यादा कोई ना कोई हादसा हो जाता है, फिर उनको बड़ा सँभलने में टाइम लगता है। जी। इसी बात से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनका मन मजबूत बने? ये जी। आज के ज़माने में एक बहुत ही आपका एक लर्निंग होगी, जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं, उनके लिए अगर इसको थोड़ा-सा अच्छी तरह से आप बताएँ, कि जी। ऐसा क्या करें? क्योंकि आजकल बच्चों का बड़ा मुश्किल है, इधर मोबाइल भी आ गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर टीवी है, मोबाइल है, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हो गए हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों के साथ कि वो जी। नॉर्मल बढ़ें, आगे बढ़ें? मैं ये मानती हूँ कि पेरेंटिंग आज के ज़माने में वैसे भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि एक अपन जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं। जी, बिल्कुल। और न्यूक्लियर फैमिली में आते हुए भी आप देखेंगे कि बहुत फैमिलीज़ हैं जहाँ पे दोनों पेरेंट्स को काम करना भी ज़रूरी है, आई नो। क्योंकि वो कोशिश भी उनकी इसीलिए रहती है कि वो अपने बच्चों को एक बेटर फ्यूचर दे सकें, अच्छा पढ़ा सकें। तो वो चैलेंज पेरेंट्स का कम नहीं है। और इसी सब में अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जो आप जैसे कह रहे हैं मोबाइल है या टीवी है, तो बच्चे को मटीरियल जिसको कहते हैं, जिसमें फ़ोन और टीवी, इन सब को जो खिलौने हैं या आजकल प्लेस्टेशन या कुछ ऐसे हैं, हाँ, गैजेट्स हैं। अगर गैजेट्स हैं, इनसे अगर हम बच्चों को ये ना समझाएँ किसी न किसी तरीके से कि ये मिलना है मतलब अ, माँ-बाप के प्यार का रिप्लेसमेंट है या प्रेज़ेंस का रिप्लेसमेंट है। बच्चे ये समझने लगते हैं कि अगर मम्मी-पापा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी जगह हमें कुछ दिला देंगे। ये एक गलत, जिसको कहते हैं, कनेक्शन बैठ जाता है और वो छोटे समय के लिए तो ये अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म में काफ़ी गलत हो जाता है। और एक टर्म जो आजकल काफ़ी चल रहा है जिसको कहते हैं पॉज़िटिव पेरेंटिंग। ओके। तो पॉज़िटिव पेरेंटिंग होता है कि आप बच्चे को जो है कहीं न कहीं सपोर्ट करते रहें, उसकी जिज्ञासा बढ़ाते रहें और ये ना बताएँ कि क्या सही है, क्या गलत है, पर ओके। उसको गाइड करते रहें। तो बच्चे में जैसे आप कह रहे हैं समझ कैसे आएगी? समझ तभी आएगी जब वो खुद अपने लेवल पे कहीं न कहीं तर्क-वितर्क कर पाएगा। तो अगर पेरेंट्स सिर्फ़ ये कोशिश कर पाएँ कि हम बच्चे को सही-गलत सिर्फ़ ये ना कहें कि ये गलत है या ये सही है या तुम्हें ये करना चाहिए। इसके बजाय हम बच्चे को क्वेश्चन करने दें और हम उसी जो हम एनवायरनमेंट बच्चे को देंगे, जिस तरीके का जवाब हम देंगे,
बच्चा उसी रास्ते में ज़रूरी नहीं है कि जाए, पर हम उसको ये फ्रीडम दें कि वो सँभलने के भी सक्षम बने, और गलत भी जाता है तो हम उसको सही रास्ते पे कहीं न कहीं लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वेरी गुड। और अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल जो हम बातचीत कर रहे हैं इसी से रिलेटेड है। अभी आज के टीनेजर्स ये भी हमेशा किसी न किसी तरह के प्रेशर्स में रहते हैं, भले ही वो सोशल मीडिया का प्रेशर हो, भले ही अपना पीयर प्रेशर हो। तो इनको किस तरह से गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी दबाव में रहते हैं। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी। तो इसमें मैं एक और बात जो कई बार जब हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो एक निकल के आती है कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही आपस में बच्चों में कंपैरिज़न कर लेते हैं। जो राइट। ये होता है कि किसका भई आप अपनी फ्रेंड को देखो, या वो कैसा बिहेव कर रही है, या वो कैसे पढ़ रही है, या क्या कर रही है, या तुम्हें उससे बेटर होना चाहिए। तो बिल्कुल है। वो फीलिंग कई बार नहीं चाहते हुए भी पेरेंट्स बच्चों में ले आते हैं। वो भी एक रीज़न होता है कि बच्चे को प्रेशर लगता है, और कहीं न कहीं बच्चे को ये लगने लगता है कि जो मेरी रिलेशनशिप है, या मैं जो फ्रेंड्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ, क्या वो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं? क्योंकि आप एक कॉम्पिटिशन में हर वक़्त रहना किसी के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता। अ, बच्चों में ये जो टीनेजर्स हैं, इनमें स्पेशली प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी अभी एक सेल्फ आइडेंटिटी बन रही होती है। ग्रोइंग अप ईयर्स हैं, बहुत हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जी। और इनको कई सारे आप देखिए 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट क्या लेना है, 12th के बाद क्या लेना है, ये सारे जिनको हम कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव ईयर्स ही हैं बच्चों के। अच्छा। और इस डिसीजन मेकिंग के साथ-साथ उन्हें अपने दोस्तों को सँभालना भी पड़ता है। तो जो ये स्पेशली अगर हम देखें सोशल मीडिया में देखते हैं बच्चे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत प्रभावित। और आपने देखा होगा कितने सारे कुछ गेम्स भी आए थे बीच में जो बच्चों को कुछ-कुछ करने को कह रहे थे, हाँ, हाँ, और हाँ। बच्चों की सुसाइड भी हो रही थी। आई नो, तो ब्लू व्हेल, ये ब्लू व्हेल आया, ब्लू व्हेल, हाँ, ब्लू हाँ। व्हेल आया था जी, ना? जी। हाँ। तो ये काफ़ी मतलब भयानक सी बात है, पर पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हर चीज़ का यूज़ एक थोड़ा ओपननेस रखनी चाहिए कम्युनिकेशन में, कि अगर वो यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे समझते नहीं हैं कि उन्हें किन लोगों से बात करनी चाहिए। एक टर्म है साइबर विक्टिमाइज़ेशन का। ओके, ओके। तो साइबर क्राइम बहुत बड़ी एक इश्यू है, जहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो, मान लीजिए किसी ने मैसेज करा और वो बात करने लगते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो जना रियल है, क्या है, उसका क्या इंटेंशन है। वो बस एक फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। तो ये भी एक बढ़ती हुई चीज़ है, जिसके लिए काफ़ी पेरेंट्स को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैसेजिंग ऐसा है जो बहुत ही पर्सनल सा है, और उसपे लोग आपके सोशल मीडिया के थ्रू अटैक करने की कोशिश करते ही हैं। और आपने आ, देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हम्म, किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि बच्चा अपने आप को कहीं इन्हीं सब चीज़ों में ढूँढ रहा होता है। नहीं, सही बात है। पीयर प्रेशर है, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी है। ये तो हर तरह का ज्ञान देते रहते हैं उस पे। जी। और बच्चे, अब पेरेंट्स की दिक्कत ये, वो पहचाने कैसे कि हमारा बच्चा के दिमाग में चल क्या रहा है, वो कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि पेरेंट्स वो सिम्पटम से क्या है। आपके पास, वैसे मैं ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ बच्चे जी। भी आते हैं क्या काउंसलिंग वगैरह के लिए ऐसे? जी, थोड़े बहुत बच्चे आते हैं सर, जिनके हम्म, उनको ये होता है कि पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते वो, पर हम्म, उन्हें कोई ऐसा जना चाहिए होता है जो उनको लगे कि भई ये मेरे नोन है। तो मेरे हम्म, पास कई सारे ऐसे बच्चे आए हुए हैं, जो हम्म, हमारे फैमिली या फ्रेंड्स में से जानकारी में हैं, पर उन्हें लगता है कि ठीक है, ये मेरे लिए एक सेफ जगह है, जहाँ पे मैं अपने आप से बात कर सकता हूँ या एक्सप्रेस कर सकती हूँ। पर उनको ये भी एक श्योरिटी रहती है कि ये मेरे पेरेंट्स को नहीं बताएँगे।
और वहीं पेरेंट्स को भी ये थोड़ा विश्वास रहता है कि क्योंकि हमारे जानकार हैं, तो कहीं हमारा बच्चा ऐसा कुछ नहीं हो कि बहुत कुछ अलग ही ढूँढ के ले आए कुछ चीज़। जी। लिस्टर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके बच्चे में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप जैसे हिमांगी जी हैं, इस तरह के जो काउंसलिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास में अपने बच्चे को ले जाने में झिझके नहीं। आप रिजर्वेशन नहीं रखें और आप किसी तरह का इनहिबिशन नहीं रखें और आप लेके जाएं, क्योंकि बच्चे को अगर वहाँ ट्रस्ट मिलता है, फेथ मिलता है, तो अपनी बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है और हो सकता है जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हिमांगी जी की बातचीत से निकल के आ रही है। और ये ट्रस्ट जो एक दूसरे में होता है, इसी पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि सारा खेल ट्रस्ट का है, तभी आदमी खुलता है, अपनी बातचीत करता है। तो इसी ट्रस्ट के नाम पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, फिर बातचीत को आगे जारी रखते हैं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। तो हिमांगी जी, वेलकम बैक। अब हम थोड़ा सा और डीप चलते हैं। ये जो फैमिली की क्राइसिस है, बच्चों की वजह से भी होती है
और एक दूसरा कारण वो ये भी है कि जैसे मेट्रो शहरों में वर्किंग कपल्स होते हैं, इनके बीच में भी आजकल स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है, दूरियां भी है। तो इसके मुख्य कारण क्या हो रहे हैं? कुछ ये जो हमारा से चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में, इसके बारे में कुछ बात बताएं। जी सर। सर ऐसे माने कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लाइफ में आजकल इच्छाएं भी बहुत बढ़ गई हैं और हम एक बहुत ही जिसको कहते हैं फास्ट पेस्ड लाइफ जीते हैं। तो बहुत सारे लोग जो आप मेट्रो में देखते हैं जहाँ रहते हैं लोग, वो अपने घर और शहर छोड़ के आए हुए होते हैं जी। और वो एक अपनी लाइफ बनाने के लिए आते हैं। ऐसे में आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है कि आप फैमिली को बनाएं, बढ़ाएं और उनका ध्यान भी रखें। तो आप देखिए अगर जो ये कपल्स जिनकी हम रेफरेंस में आज बात कर रहे हैं, उनको अपना घर भी बनाना होता है, घर चलाना भी होता है, एजुकेशन भी है, उनकी खुद की अपनी इच्छाएं भी होती हैं और इन सब में आप दो चीज़ों में डील कर रहे होते हैं। एक होता है कि मैं अपने आप और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और मेरी उसमें क्या पहचान है, और दूसरी आपकी पहचान होती है जो आपके घर में है। तो जैसे आप मान लीजिए एक वर्क आइडेंटिटी हो गई और एक हो गई आपकी वर्क के बाहर की जो भी आपकी लाइफ है, सोशल है, पर्सनल है, वो आइडेंटिटी हो गई। अब इन दोनों को बराबर चलाने में जो प्रेशर होता है और वो ही आजकल काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि किस समय मान लीजिए हस्बैंड पे भी वर्क प्रेशर है और वाइफ पे भी वर्क प्रेशर है। अब क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो दोनों के ही कंट्रोल में नहीं है और वो किस समय आ रहा है, तो वो एक तनाव का ज़रिया और एक रीज़न बन ही जाता है क्योंकि दोनों ही खिंचे हुए हैं ऐसी किसी चीज़ से जो छोड़ नहीं सकते और जो उनके लिए दोनों के लिए ज़रूरी भी है। तो वहाँ पर आता है कि जिसको कहते हैं कि भई आप कौन काम करेगा, नहीं करेगा, आप क्या बैलेंस रख सकते हैं। छोटी बातें जैसे कौन कब छुट्टी ले सकता है और कितने घंटे कौन काम कर रहा है। बहुत सारे कपल्स में आप देखेंगे कि कई बार तनाव ये होता है कि फाइनेंशियली दोनों क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके। ये भी एक बड़ा है। मान लीजिए कोई एक जना ज़्यादा खर्च कर रहा है पर घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो वो एक जो कंबाइंड मैं बता रही हूँ आइडेंटिटी है, अगर आप उसको भी नहीं बढ़ाएँगे, उसको नहीं पानी देंगे, सींचेंगे नहीं, तो वो भी कहीं न कहीं उसमें क्रैक्स आने ही लगते हैं। हाँ, फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़ी सिटीज में डिस्ट्रैक्शंस भी कई तरह के होते हैं। उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 और 50 के बीच की उम्र में जो मिड लाइफ क्राइसिस आता है, वो क्या होता है? रिश्तों में जो दूरियां आ जाती हैं और ये रिश्तों को कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे रिलेशनशिप को, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मिड लाइफ क्राइसिस को मैं बहुत एक नॉर्मल वे में समझाऊँगी। मिड लाइफ आप मान लीजिए 35 से 50, 55, 50 साल तक मान लीजिए अगर होता है, तो ये वही समय है जहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें पेरेंट्स और फैमिली में पेरेंट्स एल्डरली की केयर का समय भी होता है, जहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ है, उनकी देख-रेख में भी समय और एफर्ट डालने की ज़रूरी होती है। साथ ही में आप अगर आपका करियर आप 25 साल से मतलब उम्र से अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 25 साल से अगर मैं 10-15 साल से काम कर रही हूँ, तो मेरी पोज़ीशन और मेरे पे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ चुकी होगी। तो मैं अब वो काम को भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैंने ग्रो करा है। मेरे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही समय होता है जब बच्चे की एजुकेशन और सारा कुछ का ज़ोर भी होता है क्योंकि आप एक सोसाइटी में आप अपने आप को, अपनी फैमिली को कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करते हैं। आप ये भी कोशिश करते हैं कि आपके दोस्त और जिनके साथ आप घूमते हैं, क्या उनका जो ग्रोथ का रास्ता रहा है, क्या आपका भी वही सेम है कि नहीं? तो ये सारा कुछ मिला के कई तरीके का
क्राइसिस क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको अगर कहीं पे भी कुछ छोड़ना पड़ता है तो मेरा ऐसा मानना है और रिसर्च भी ये कहती है कि ये सारी चीज़ें ही जिनको कहते हैं क्रूशियल हो जाती हैं, और इनमें से कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आप थोड़ा पीछे छोड़ दें, बाद में देखें। क्योंकि अगर बाद में देखेंगे तो आपको लगने लगता है कि ये मेरे से छूट जाएगी। तो इस चक्कर में आप में खिंचाव हो जाता है, और अधिकतर लोगों का जिसको कहते हैं रिलेशनशिप सैटिस्फैक्शन है या मैरिज स्कॉर्ड है, वो उस पे सबसे ज़्यादा असर आता है, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल कोर तरीके से जोड़े रखती है, आपकी एक पार्टनरशिप होती है, तो उसी का ही एक टेस्टिंग फेज़ भी इसी का ही पार्ट हो जाता है। हाँ, वो भी है, और दूसरा कि दोनों अलग-अलग वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और वहाँ की जो टेंशन्स होते हैं या जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो भी इनकी रिलेशनशिप को कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करने लगते हैं, और वो फिर उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल है कि अगर एक पार्टनर को लग रहा है कि दूसरे पार्टनर के साथ में ऐसा फ़ेज़ आ रहा है, तो उस दूसरे पार्टनर को क्या करना चाहिए? किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? क्या कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, या उसको किसी तरह रेसिस्ट करना चाहिए? ये बड़ा एक क्योंकि बेंगलोर वगैरह में तो आजकल बहुत ऐसी ज़िंदगियाँ हो रही हैं कि जहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट जी। लोग तो शादियाँ कर लेते हैं, फिर बच्चे नहीं करते हैं, और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना चाहते हैं, उस मतलब बस विदाउट एनी किड्स। तो जी। ये क्या लग रहा है आपको? सर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी, कोई भी रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में हम मानते भी हैं। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँगे, और एक्सप्रेस करने का मतलब है कि जो मेरे मन में मेरे लिए विचार हैं, और मेरे लिए मेरे जो विचार हैं, मेरे आस-पास के लोगों के लिए, और मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ उन सब चीज़ों को लेके, अगर मैं उनको अच्छे से बोल पाऊँ और अपने पार्टनर को समझा पाऊँ, और ये मैं रेगुलरली करूँ। ऐसा नहीं हम मान सकते कि जब हम मिले थे या जब हमने शादी करी थी, तो वो जना वही है अभी भी 10 या 15 साल बाद। क्योंकि जैसे मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं, ऐसे ही हम मानेंगे कि उस जने की भी ज़िंदगी में, नज़रिए में, सब में बदलाव आते ही हैं। तो बहुत अधिकतर अब जो प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि हम ऐसा कुछ ढूँढ रहे होते हैं जो अब नहीं होता। पहले कभी हुआ होता होगा, पर अब नहीं हो सकता, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गई हैं। बराबर। तो ये एक है, और आजकल ये आपकी बात सही है कि बहुत सारे कपल्स हैं जो अ, चाहते हैं कि वो एक फ्री लाइफ़ जिएँ, जहाँ पे वो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो चाइल्ड की एज है, मतलब पेरेंट्स की अगर हम एवरेज एज देखें जब हो रहे हैं बच्चे, तो वो इंडिया में भी काफ़ी लेट होता जा रहा है। लेट होता जा रहा है, बिल्कुल सही। तो अब आप देखेंगे 30s में आके लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है कि नहीं। उसका एक रीज़न ये भी है कि जैसे बैंगलोर है, बॉम्बे है, इन सब जगहों पे रहना बहुत महँगा है। महँगा। तो जब तक वो सिक्योरिटी फाइनेंशियली दोनों पार्टनर को नहीं लगती, तो वो ये डिसीजन लेने में थोड़ा-सा झिझकते हैं। जिन्होंने एजुकेशन लोन ले रखा होता है, या वो कोई फैमिली के लिए केयर कर रहे होते हैं, तो कई परिस्थितियाँ हैं जो ऐसे डिसीजन को करती हैं। बहुत है, बहुत मतलब ये तो एक ऐसा टॉपिक है हिमांगी जी, अगर इस पे हम डिस्कशन करने लग जाएँ, क्योंकि आजकल एक नई टर्म्स मुझे किसी ने बताई है, डिंक्स, हाँ, डबल इनकम नो किड्स। तो जी। इस तरह की बहुत है। लेकिन आपकी बातों के एसेंशियल मैं बस श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि इस सारी बातों का जो एसेंस है, अभी हिमांगी जी ने कहा कि कम्युनिकेशन। तो दोनों पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन अगर होगा और लगातार चलेगा, तो फिर चांसेस हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है भी, तो वो एक ठीक हो जाएगी, या उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो लिसनर्स इस बात का ध्यान रखिए कि रिश्तों में
दूरी तभी आती है जब नॉन कम्युनिकेशन हो जाता है या बीच में हमारे संवाद खत्म हो जाता है। तो उस संवाद को कायम रखिए, तो बहुत कुछ जीवन की जो समस्या हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं, इसी कम्युनिकेशन की बात पे और रिश्तों की दूरियां और रिश्तों की आसपास आने की बात पे रुक के गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत जारी रखते हैं। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बहती रहती नहर नदियाँ सी तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो।
हर गम फिसल जाए। तो वेलकम बैक हिमांगी जी। अब मैं एक आप एक बेस्ट शूटर भी हैं, तो उसके बारे में जानने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर प्रैक्टिकली हम ये कहें कि पॉजिटिव रहो, कहना तो आसान है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं, क्या करें? जी। अ, सर इसको ऐसे समझिए, पॉज़िटिव रहना हमेशा पॉसिबल नहीं है और हम ये समझ लेते हैं कि भई आज हम अगर जो भी कर रहे हैं उसमें सभी कुछ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। तो बहुत बार अगर कुछ भी थोड़ा-सा रास्ता या हमारा काम नहीं होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि अरे देखो आज ये नहीं हुआ। पर अगर वैसे समझिए कि पॉज़िटिव रहना है, तो हम रोज़ दिन में शुरुआत करें एक ऐसी चीज़ से जो हमें खुशी देती है, जिसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड। ओके। कि आज क्या हुआ ऐसा जो जिससे मुझे खुशी हुई या मुझे अच्छा लगा या मैंने अगर किसी के लिए कुछ करा जिससे मुझे अच्छा लगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर रहती हैं, मन में रहती हैं और रोज़ सुबह उठ के भी अगर आप एक छोटा-सा टारगेट करें कि भई आज अ, मेरे को जैसे मान लीजिए नींद अच्छी आई या चाय बहुत अच्छी बनी, तो उस मोमेंट को भी आप चेरिश कर रहे हैं और जो आपने दिन भर में करा, आपने अपने दिन को जैसे व्यतीत करा, उसमें भी आप ये मान रहे हैं कि मैंने क्या अच्छा करा या मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। तो ये दोनों चीज़ें सोते टाइम भी और सुबह उठ के भी, दोनों आपको एक ऊर्जा ही देंगे कि देयर इज़ समथिंग गुड और कुछ पॉज़िटिव आउटलुक की तरफ और आपका इरादा रहेगा। वेरी गुड। हाँ, नहीं, ये बात है कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है जो हमेशा हमें अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में इतना बहुत कुछ है जो अच्छा है हमारे साथ में। भाई हम साँस लेके आज दोबारा उठ रहे हैं, इससे बड़ा ग्रैटिट्यूड क्या हो सकता है? हुँ, आजकल ऐसे-ऐसे किस्से आते हैं, लोग बाग रात को नींद में ही चले जाते हैं ऊपर, तो हम उठ रहे हैं, इससे बढ़िया भगवान के लिए, इससे बड़ी उनकी नेमत क्या हो सकती है हमारे लिए। तो यही बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में तलाशनी चाहिए कि जो हमें ग्रैटिट्यूड, भगवान के प्रति हमारा समर्पण बताएँ, हमारी उनके लिए एक श्रद्धा बताएँ। तो ये बहुत अच्छी बात बताई। जी, तो अब हिमांगी जी, मैं थोड़ा-सा आपके से रुख बदलने की इजाज़त चाहता हूँ। जी। आपने बेस्ट शूटर अवार्ड्स भी जीते हुए हैं, तो कुछ उसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमें ब्रीफ में बताएँ कि कैसे आपका रुझान उधर हुआ और आप बेस्ट शूटर बन गईं? जी। और ये अचानक साइकोलॉजी से इधर शूटिंग में कैसे चली गई? जी, बिल्कुल। सर वैसे तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है शूटर का, मैं मानूँगी कि साइकोलॉजी का बहुत, बहुत बड़ा रोल रहा मेरे लिए ओके। क्योंकि अगर ये जो शूटिंग मैं करती हूँ, ये एक शॉटगन शूटिंग है और जी, इसमें 12 बोर गन होती है ओके, और ये आउटडोर शूटिंग है। यहाँ जयपुर में जगतपुरा शूटिंग रेंज पे होती है और ये मैंने शुरू करा जब मैं 32 साल की थी। तो बिल्कुल ट्रायल एंड एरर था। मेरे हस्बैंड को भी शौक है और हमारे एक मित्र भी ओके। हैं, जिन्होंने वो जो शूटिंग करते थे, मैं देखने ही गई थी और अच्छा, मैंने बस ट्राई करा था कि कैसा होता है और उसके चलते मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा और मैंने सोचा कि इसमें ट्राई करना चाहिए कि कैसा है ये गेम और कैसे खेला जाता है। तो मैंने कुछ साल उसमें लगाए। 2022 तक मैंने शूटिंग करी है। अब अभी मैंने ब्रेक ले रखी है। पर उस बीच में कई सारे स्टेट मेडल्स रहे हैं, स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में और मैं राजस्थान को रिप्रेज़ेंट करती थी नेशनल शूटिंग लेवल पे
मैं एक बार ऑल इंडिया 6th रैंक भी रही हुई हूँ, 4th रैंक भी रही हूँ। Wonderful. तो ये तो अच्छा रहा मेरा, पर जैसा मैंने कहा कि साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, और इसलिए रहा है क्योंकि शूटिंग ऐसा स्पोर्ट है जो आपको मजबूर करता है कि आप अपने बारे में सोचें, पर कितना सोचना चाहिए, किस हद तक सोचना चाहिए, और कहाँ पे आपको अपने आप को करेक्ट करना है और रास्ते पे लाना है। तो वो साइकोलॉजी एक बहुत बढ़िया बैलेंस दे पाया मुझे, जिसकी वजह से मैं मानती हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ और उस टाइम पढ़ा भी रही थी, और फुल टाइम जॉब था, तो मैं बहुत कम प्रैक्टिस करती थी। पर एक जिसको कहते हैं कि मेंटली मैं बहुत डायरेक्टेड, और अपने एनर्जी को मैं कंटेन कर पा रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में मैं अपने आप को ला पाई और मैं एग्जीक्यूट कर पाई। चलिए हेमान जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दोनों कैरियर में आप आगे बढ़ती रहें, शूटिंग भी करती रहें और लोगों की प्रॉब्लम्स को भी शूट करती रहें। जी, बिल्कुल। उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स को भी शूट करती रहें, तो आपके दोनों रोल अच्छे चलते रहें। तो लिसनर्स, आज की इस मुलाकात से शायद हमें ये समझ में आया होगा कि मन की उलझनें कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो एक संकेत है कि हमें खुद को थोड़ा और समझने की जरूरत है। थोड़ा ठहरिए, खुद से बात कीजिए, और अगर जरूरत हो तो मदद लेने में कभी हिचकिचाइए मत। तो हम हिमांगी जी को आज के इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं, और आप हमारे साथ जुड़ी, हमें बहुत अच्छा लगा बातचीत करने में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके सवाल पूछने का और उनको फिर समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है, एंड आई एम श्योर कि लिसनर्स को बहुत फायदा होगा इस इंटरेक्शन से। तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, आपसे विदा लेता हूं इसी सोच के साथ, खुद को समझना ही जिंदगी को आसान बनाने की पहली सीढ़ी है। फिर मिलेंगे एक नए एहसास, एक नई बातचीत के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तेरा रूप है ये तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी ओ जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना।